मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से। अपने पिछले व्याख्यान में मैंने आपको नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विषय में बताया था। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको सार्क के विषय में बताऊंगी। सार्क को द शेक्स भी कहा जाता है। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। 7 व 8 दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ तथा सार्क की स्थापना हुई। ये देश थे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। 3-4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में संपन्न हुए 14वें शिखर सम्मेलन में अफ़गानिस्तान को भी इस संगठन का सदस्य बना लिया गया। इसलिए अब इसकी सदस्य संख्या 8 हो गई है। मालदीव को छोड़कर संघ के शेष सदस्य भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। ये सभी देश इतिहास, भूगोल और संस्कृति के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विभाजन के पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही प्रशासन और अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये देश एक दूसरे से दूर हो गए। सार्क के अंतर्गत कुछ सहयोग क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। सार्क का मूल आधार क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना है। अगस्त 1983 में ऐसे 9 क्षेत्र रेखांकित किए गए थे जिसमें सहयोग संभव था। ये क्षेत्र थे कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं, मौसम विज्ञान, डाकतार सेवाएं, ग्रामीण विकास, विज्ञान तथा तकनीकी, दूरसंचार तथा यातायात, खेलकूद तथा सांस्कृतिक सहयोग। 2 वर्ष बाद ढाका में इस सूची में कुछ और विषय जोड़ दिए गए। आतंकवाद की समस्या, मादक द्रव्यों की तस्करी तथा क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका। सार्क के चार्टर एवं ढाका घोषणा के विषय में अब मैं आपको बताती हूँ। सार्क के चार्टर में 10 धाराएं हैं। इसमें सार्क के उद्देश्यों, सिद्धांतों, संस्थाओं तथा वित्तीय व्यवस्थाओं को परिभाषित किया गया है। सार्क के उद्देश्य इस प्रकार बताए गए हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार सार्क के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना। दूसरा, दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। तीसरा, क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेज़ी लाना। चौथा, आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। 5वां, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग एवं पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना। इसका अगला उद्देश्य है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना तथा सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को मजबूत करना। सार्क के अनुच्छेद 2 में इसके सिद्धांतों के संबंध में बताया गया है। अनुच्छेद 2 के अनुसार सार्क के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा आपसी लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का स्थान नहीं लेगा, बल्कि उनका पूरक होगा। इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों का विरोधी नहीं होगा। सार्क की कुछ संस्थाएं भी हैं। इसके चार्टर के अंतर्गत सार्क की कुछ संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें पहली है शिखर सम्मेलन। अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रतिवर्ष एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं।
दूसरा है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 4 के अनुसार यह सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की परिषद है। इसकी विशेष बैठकें आवश्यकता अनुसार कभी भी हो सकती हैं, परंतु 6 मास में एक बैठक का होना आवश्यक है। इसके कार्य हैं संघ की नीति को निर्धारित करना, सामान्य हितों के मुद्दे के बारे में निर्णय करना, सहयोग के नए क्षेत्र खोजना आदि। शिखर सम्मेलन और मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त स्थायी समिति इसकी एक अन्य संस्था है। अनुच्छेद 5 के अनुसार यह सदस्य देशों के विदेश सचिवों की समिति है। इसकी बैठकें आवश्यकता अनुसार कभी भी हो सकती हैं, परंतु वर्ष में एक बैठक का होना आवश्यक है। इसके प्रमुख कार्य सहयोग के कार्यक्रमों को मॉनिटर करना, अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करना, अध्ययन के आधार पर सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना आदि हैं। इसके अतिरिक्त इसकी एक अन्य संस्था तकनीकी समितियां भी हैं। इनकी व्यवस्था अनुच्छेद 6 में की गई है। इनमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। अपने अपने क्षेत्र में ये कार्यक्रम को लागू करने, उनमें समन्वय उत्पन्न करने और उन्हें मॉनिटर करने के लिए उत्तरदायी हैं। ये स्वीकृत क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र और संभावनाओं का पता लगाती है। तकनीकी समितियों के अतिरिक्त कार्यकारी समिति भी सार्क की एक अन्य संस्था है। अनुच्छेद 7 में कार्यकारी समिति की व्यवस्था की गई है। इसकी स्थापना स्थायी समिति द्वारा की जा सकती है। इन सब के अतिरिक्त सचिवालय सार्क की एक अन्य संस्था है। अनुच्छेद 8 में सचिवालय का प्रावधान है। इसकी स्थापना दूसरे सार्क सम्मेलन जो बेंगलोर में हुआ था के बाद 15 जनवरी 1987 को की गई। 17 जनवरी 1987 से सचिवालय ने कार्य करना शुरू कर दिया। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसके प्रथम महासचिव बांग्लादेश के अब्दुल हसन थे। महासचिव का कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया है तथा महासचिव का पद सदस्यों में बारी बारी से घूमता रहेगा। प्रत्येक सदस्य अपनी बारी आने पर किसी व्यक्ति को नामजद करेगा, जिसे सार्क मंत्रिपरिषद नियुक्त करेगी। इसके अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान भी सार्क के चार्टर का एक अन्य अंग है। सार्क के कार्यों के लिए प्रत्येक सदस्य के अंशदान को ऐच्छिक रखा गया है। कार्यों के व्यय को सदस्य देशों में बांटने के लिए तकनीकी समिति की सिफारिशों का सहारा लिया जाता है। अब हम आते हैं सार्क के कार्यों की तरफ। 7 व 8 दिसंबर 1985 को ढाका में संपन्न हुई सार्क देशों की समिति में क्षेत्रवाद की दृष्टि से कुछ मुद्दों पर सहमति व्यक्त की गई, जिसे सार्क के कार्य माना गया। इन कार्यों में प्रथम है क्षेत्रीय एकता उत्पन्न करना। 7 राष्ट्रों के प्रधानों ने असंलग्नता एवं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अंतर्गत इस क्षेत्र में शांति, स्थायित्व, बंधुत्व, समृद्धि में बढ़ोतरी की इच्छा व्यक्त की। यह अभिलाषा विशेष रूप से संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय एकता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, शक्ति का अप्रयोग तथा दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की तथा सभी विवादों के शांतिमय निपटारे के विशेष संदर्भ में की गई, जिससे क्षेत्र में एकता बनी रहे व दक्षिण एशिया में एकता स्थापित की जा सके। इसके अतिरिक्त सार्क का दूसरा कार्य दक्षिण एशिया के राष्ट्रों में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक एकता कायम करना है। 7 राष्ट्रों ने इस विचार पर सहमति व्यक्त की कि आज विश्व में बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता के युग में शांति, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धि के उद्देश्यों को पारस्परिक समझ, पड़ोस के मधुर संबंधों तथा अर्थपूर्ण सहयोग के माध्यम से दक्षिण एशिया के देश सर्वोत्तम ढंग से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन राष्ट्रों में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक एकता है। इन दोनों कार्यों के अतिरिक्त सार्क का तीसरा कार्य हितों व समस्याओं को हल करने की चेतना उत्पन्न करना भी है। दक्षिण एशियाई राष्ट्र अपनी समान समस्याओं, हितों तथा आकांक्षाओं के प्रति
जागरूकता उत्पन्न करें। सार्क के सदस्य राष्ट्र परस्पर सहयोग व सामूहिक प्रयत्नों से समस्याओं का आर्थिक क्षेत्र में समाधान करें। इसके अतिरिक्त सार्क का एक अन्य कार्य जीवन स्तर में सुधार करना भी है। सार्क का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। इसके लिए परस्पर सहयोग व वांछित कार्यों के माध्यम से जीवन स्तर व कल्याण में वृद्धि होगी। इन कार्यों के अलावा सामूहिकता स्वर्ण निर्णय का विकास भी सार्क का एक अन्य कार्य है। सार्क के सदस्यों में सहमति बनी है कि वे अपने राष्ट्रीय और सामूहिक निर्णय लेंगे। इसमें बाह्य हस्तक्षेप का अभाव होगा। साथ ही तकनीकी हस्तांतरण के लिए भी इसके लिए आवश्यक होगा। परस्पर समझ विकसित करना सार्क का एक अन्य कार्य है। सातों सदस्य राष्ट्र आपसी समझ का विकास करें तथा क्षेत्रीय सहयोग परिषद के माध्यम से समझौते और सहयोग को बढ़ावा दें। इससे सदस्य राष्ट्रों के मध्य मित्रता में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त सार्क का एक अन्य कार्य संस्थात्मक ढांचे को बनाना भी है। सार्क के चार्टर में ये घोषणा की गई है कि परस्पर सहयोग व आदान प्रदान के लिए संस्थात्मक ढांचा बनाया जाए, जिससे सदस्य राष्ट्रों के हितों की प्राप्ति सहज हो। इन कार्यों के अतिरिक्त सार्क के सदस्य राष्ट्रों में निर्धनता उन्मूलन तथा बीमारियों की समाप्ति की दिशा में निर्णय, आतंकवाद की समस्या के निराकरण के लिए प्रयास के लिए साप्टा का निर्माण किया गया है। इसे 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया। साप्टा ने दक्षिण एशियाई वार्यता व्यापार समझौते का स्थान लिया। इससे दशेक्स राष्ट्रों में मुक्त व्यापार की शुरुआत हुई। इसके अलावा भारत पाक संबंधों में सुधार का कार्य भी सार्क के माध्यम से किया जाना है। सार्क यद्यपि अपने कार्यक्षेत्र में सफल रहा है, लेकिन इसको अधिक सार्थक बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, जिससे ये अधिक सफलता प्राप्त कर सके। इसके लिए जो पहला सुझाव है वह यह कि इसे महाशक्तियों के क्षेत्र से दूर रखा जाए, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सार्क देशों द्वारा सर्वसम्मत दृष्टिकोण अपनाया जाए, सांस्कृतिक संपर्क एवं एक दूसरे देशों की आवाजाही को प्रोत्साहन दिया जाए, सार्क को आर्थिक मंच के साथ राजनीतिक विमर्श का मंच भी बनाया जाए, टकराव पैदा करने वाले मुद्दों को टाला नहीं जाए, बल्कि बातचीत द्वारा इनका समुचित समाधान किया जाए। अतः यह आशा की जाती है कि दक्षिण एशियाई देशों का यह संगठन 21वीं सदी में शांति, सद्भाव और शोषण मुक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। बच्चों, इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अपने अगले व्याख्यान में मैं आपको आसियान के संबंध में बताऊंगी। धन्यवाद।